हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर है सर्कल्स, ये बहुत ही क्रूशियल है। डुएबल टाइप का चैप्टर है। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मोस्टली माना जाता है कि सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके ही आओगे। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है चैप्टर में, और ऑलमोस्ट हर बच्चा इस चैप्टर को ज़रूर करके जाता है और क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट ज़रूर करता है। सो इजी है, डिसेंट से चैप्टर है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से जो है चैप्टर आपका डुएबल हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका डेफिनेशन से शुरू करते हैं। यू नो व्हाट इज़ अ सर्कल, है ना। सर्कल के बारे में तो जानते हो, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसका डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सर्कल क्या है? Circle is a locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always a constant। ठीक है, एक लोकस क्या होता है? लोकस होता है ना पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक है, लोकस का मतलब हो गया कि आपको अगर किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी हुई होगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जितने पॉइंट्स हैं, ओके, वही उस पॉइंट का लोकस होगा। राइट, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि एक पॉइंट है, ओके, जो कि ऐसे मूव करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो मान लिया ये फिक्स्ड पॉइंट यहाँ एफ है। ओके, अच्छा, ये मैं सर्कल के डेफिनेशन के लिए नहीं समझा रहा हूँ, मैं इन जनरल लोकस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकस के प्रॉब्लम्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये लोकस वगैरह चीज़ क्या है, लोकस भला क्या, निकलता कैसा है ना। देखो, एक प्रॉपर्टी दी हुई होगी, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जितने पॉइंट्स होंगे वही लोकस होगा। लेकिन होता ये है ना कि जितने पॉइंट्स आते हैं वो एक दो पॉइंट तो आता नहीं है, वो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं। तो आप अपनी कॉपी में इन्फानाइट पॉइंट्स थोड़ी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इन्फानाइट पॉइंट्स तो आप लिख नहीं सकते, तो फिर आप उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हो, और वही इक्वेशन आपको लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी कर्व का इक्वेशन होता है। जैसे यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है एफ, मान लिया मैंने, है ना। एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट एफ से हमेशा बराबर की दूरी पर रहता है। तो मान लिया ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का है। तो ये एक लौता पॉइंट थोड़ी ना जो इससे 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो ये भी वैलिड है। ये भी पॉइंट जो है कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ एक पॉइंट ले लूँ तो ये भी 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है ना। तो इस तरह के कितने पॉइंट आएंगे? इन्फाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो क्या आप सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे? ये पॉइंट P1 मान लिया, ये P2 मान लिया, ये P3 मान लिया, सबके कोऑर्डिनेट्स तो आप लिख नहीं पाओगे। तो फिर तो आप ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन का इक्वेशन लिखते हो एक्चुअली, है ना। और ये पॉइंट कहाँ होगा आप देख पा रहे होगे? ये पॉइंट आप देख पा रहे हो कि बॉयज़ एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 5 यूनिट होगा, उस पर लाई कर रहा होगा। तो ये सर्कल जो है, इसी सर्कल को हमने बोल दिया इस पॉइंट का लोकस। क्यों बोला? क्योंकि ये सर्कल एक्चुअली कुछ नहीं है, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और वो क्या प्रॉपर्टी है? कि उस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है। तो जब भी लोकस निकालना हो तो उस पॉइंट को आप h, k या x, y मानिए। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी बोली गई है उस कोऑर्डिनेट पे उस प्रॉपर्टी को लगाइए, और जो भी सिंप्लीफाई होकर एक्स वाई में रिलेशन आता है वही आपका लोकस है। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो लोकस कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्चुअली इन्फाइनाइट नंबर में होते हैं, तो आप उसको लिख नहीं पाइएगा, लिस्ट डाउन नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आप एक इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, उन पॉइंट्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसी इक्वेशन को हम उस पॉइंट का लोकस बोलते हैं। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट का मतलब एक पॉइंट नहीं है, कलेक्शन ऑफ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है एक्चुअली, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को एक्चुअली में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। लेकिन बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स। एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, मतलब एक वेरिएबल पॉइंट है ना, इस तरह की बात हो रही है। तो सर्कल के बारे में तो आपको पता है, ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, सच दैट इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है हमेशा, है ना। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ओ, ठीक है, इसको हमने बोल दिया सेंटर। ठीक है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ओ है, इसको रेडियस आर बोल दिया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो इसके सरकमफरेंस पे लाई करेगा। ये पॉइंट पी है, ये कहीं भी हो सकता है सरकमफरेंस पे, और ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, ओके। और ये ओ ए जो है इसका रेडियस हो गया, ए हो गया इसका सेंटर। ओके, सो ये तो बड़ा बेसिक सा नॉलेज है, ये तो आपको बहुत पहले से मालूम होगा, है ना, सर्कल, सेंटर, रेडियस वगैरह वगैरह।
खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अगर आप सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट को उसके सर्कमफरेंस पे ऐसे जोड़ दो तो उसको एक कॉर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकते हैं। कुछ कॉर्ड ऐसे होते हैं जो सेंटर से पास करते हैं, तो जो कॉर्ड्स सेंटर से पास करते हैं उनको हम बोल देते हैं डायामीटर, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं? डायमीटर बोल देते हैं, राइट। ओके, और डायमीटर जो है सबसे लंबा कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल में, है ना। डायमीटर से बड़ा कॉर्ड नहीं हो सकता, है ना। तो आप डायमीटर का डेफिनेशन 2 तरह से दे सकते हो। एक दे सकते हो कि द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक डेफिनेशन दे सकते हो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो दोनों डायमीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, राइट। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सर्कल के इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो जो हमने डेफिनेशन दिया था सर्कल का, उसी के बेस पे हम इसका इक्वेशन लिखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म, है ना। सेंटर रेडियस फॉर्म की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने बोला था डेफिनेशन में कि सर्कल उस पॉइंट का लोकस है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है। तो मान लिया उस पॉइंट को हमने P, उसका कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x, y, ठीक है। और O मान लिया उस फिक्स्ड पॉइंट को जिससे कि P का डिस्टेंस एक कांस्टेंट है r के बराबर, ठीक है। और जो फिक्स्ड पॉइंट O है उसका कोऑर्डिनेट मान लिया h, k। तो अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं O और P के बीच में, तो ये कितना आएगा? √x - h² + y - k², है ना। डिस्टेंस फार्मूला लगाया और O और P के बीच का डिस्टेंस कितना है? r के बराबर है, तो इसको r से इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यही वो प्रॉपर्टी थी जो हमने पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर दिया, है ना। अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो ये जो आपका इक्वेशन आया है ना, ये जो रिलेशन आया है यही है सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है, सर्कल के इक्वेशन का। सेंटर रेडियस फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको सेंटर पता हो, रेडियस पता है, तो आप इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ से सीधा सीधा आपको सेंटर और रेडियस दिख रहा है। देखो, x के साथ जो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है वो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, और जो y के साथ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। और ये जो r² लिखा है ये रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंटर रेडियस फॉर्म, ये आपका फॉर्म बोथ वेज चल रहा है। अगर आपको ये इक्वेशन दिख रहा है मतलब आप इसको देखकर डायरेक्टली सेंटर और रेडियस बता सकते हो, एंड वाइस वर्सा अगर आपको सेंटर और रेडियस दिया हुआ है तो आप सर्कल का इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हो, राइट। फिर इसको एक्सपैंड करेंगे तो अलग अलग फॉर्म्स बनेंगे, डिफरेंट थिंग, है ना। इसको मैनिपुलेट करेंगे तो, बट इनिशियली फर्स्ट स्टेप आप ऐसे लिखते हो, है ना। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर सेंटर आपका ओरिजिन पे है, ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन पे है, ये आपका h और k 0,0 हो जाए, है ना। यहाँ पे लिखा है h = 0, k = 0, है ना। तो सेंटर अगर ओरिजिन पे हो जाए तो आप h और k की जगह 0, 0 पुट कर दोगे, तो फिर ये बन जाएगा x² + y² = r², ठीक है। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, ठीक है, और रेडियस r होता है। तो उसका इक्वेशन ये होता है x² + y² = r², है ना। ये सबसे सिंपल इक्वेशन है सर्कल का, ओके। और इसको आप स्टैंडर्ड सर्कल भी बोल सकते हो जो कि ओरिजिन पे है। सबसे सिंपलेस्ट सर्कल का इक्वेशन यही हो गया, है ना। तो जब भी कोई सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे होगा तो हम इक्वेशन हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, x² + y² = r², राइट। अब ज़रा पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करते हैं ना, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो मान लिया कोई सर्कल है, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है जिसका इक्वेशन है x - h² + y - k² = r², है ना। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बात करने के पहले हम ये समझते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, क्या इसका यूज़ है और क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये, है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब हुआ कि आप उस कर्व पे x और y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी x y पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो आप x को और y को दोनों को एक थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। उस वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। मतलब आप x को भी एक पैरामीटर में एक्सप्रेस करोगे और y को भी एक पैरामीटर में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। और वो इस तरह से एक्सप्रेशन होगा पैरामीटर के साथ में कि जो आपका ओरिजिनल जो इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, जैसे कि ये यहाँ पे x - h² + y - k² = r², इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। मतलब बेसिकली पैरामीटर की इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि आप x कोऑर्डिनेट को
और वाई कोऑर्डिनेट को एक पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग पैरामीटर की इक्वेशन बोलेंगे या पैरामीटर फॉर्म बोलेंगे। उसमें एक इक्वेशन नहीं होगा, दो पार्ट होगा, एक x इक्वल टू समथिंग लिखा होगा, एक y इक्वल टू समथिंग लिखा होगा, और वो जो दोनों समथिंग लिखा हुआ है उसमें एक पैरामीटर होगा, मतलब एक नया वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे आपको उस कर्व पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग मिलते जाएंगे जो कि उस कर्व को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। पैरामीटर का यूज़ क्यों करते हैं? देखो, ऐसे अगर कोई भी सॉल्यूशन वगैरह करना होगा तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ में काम करेंगे, लेकिन अगर हम एक्स को भी और वाई को भी किसी पैरामीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो हम सिर्फ उस पैरामीटर को वेरिएबल मान के काम करेंगे। मतलब हमारा जो जहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल थे वहाँ पे अब एक वेरिएबल हो जाएगा जो कि सिर्फ एक पैरामीटर होगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये हम बोल सकते हैं कि जब हम काम कर रहे होंगे तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए या इक्वेशंस को मैनिपुलेट करते हुए, और वेरिएबल कम रहेगा तो फिर हमारे लिए अच्छा है। कम वेरिएबल में काम करना हो तो एक्सप्रेशंस जल्दी सॉल्व होते हैं, इक्वेशंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो एक तो इसका पर्पस हो गया वेरिएबल रिड्यूस करने का और फिर कैलकुलेशंस आसान करने का, राइट, ठीक है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में देखा गया है कि जनरली जब आप भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हो और पैरामीटर्स का यूज़ करके करते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल लगने लगती हैं। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, पैरामीटर जो बेस्ड है वो एक एक पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है। जैसे हमारे केस में हमें क्या पढ़ना है, कॉनिक सेक्शंस वगैरह पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब पढ़ना है। तो जो कोऑर्डिनेट्स पैरामीटर के फॉर्म में आते हैं ना वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे सर्कल पे जो पैरामीटर आएगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा सर्कल के। अगर किसी कर्व पे x, y पॉइंट मानते हैं तो x, y बहुत जनरल है ना, ये किसी भी कर्व पे लिया जा सकता है और x, y में कोई स्पेशल बात नहीं है वैसे, है ना। लेकिन जब हम पैरामीटर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो अपने आप में इंक्लाइंड हो जाता है उस इक्वेशन की तरफ, मतलब उस कर्व के इक्वेशन की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। मतलब ये मैं ठीक से, ये वर्ड शायद ठीक नहीं है ऐसे बोलना, है ना। मैं कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा इजी पड़ता है कैलकुलेशंस वगैरह में, वो चीज़ इंक्लाइंड होती है उस पर्टिकुलर कर्व की तरफ, है ना। मतलब देखो, x, y पॉइंट तो हम सर्कल पे भी मान सकते हैं, एलिप्स पे भी मान सकते हैं, पैराबोला पे भी मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पे भी मान सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा है ना x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा या y इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा, है ना, ये आप हाइपरबोला या पैराबोला पे नहीं मान सकते, ये आप सिर्फ इस सर्कल पे मान सकते हो, है ना। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक टू द सर्कल है। पैराबोला पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वो किसी और टाइप का होगा और वो डिपेंड करेगा उसके इक्वेशन पे, है ना। तो चूंकि ये क्लोज होता है जिस भी ज्योमेट्रिक शेप या फिगर का हम बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस वगैरह में आसानी होती है। प्लस एक वेरिएबल तो आपका कम हो ही गया, है ना, तो इससे भी आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत बात हो गई कि पैरामेट्रिक फॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म जितना ज़्यादा यूज़ कर पाओ उतना अच्छा है ना। भले ही आपको ये जनरल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई के टर्म्स में पूरा इक्वेशन लिखा हो, बट आप पैरामीट्रिक फॉर्म में यूज़ कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। उससे क्वेश्चंस काफ़ी आसान और मतलब शॉर्ट हो जाते हैं सॉल्व वगैरह करने में, राइट, ठीक है। अब तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब तो आप समझ ही गए कि इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है x, y, तो उसको हमको एक नए वेरिएबल के टर्म्स में x और y को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपका कार्टेशियन इक्वेशन आया है इसका x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इस सर्कल का सेंटर है h और k, ठीक है। तो यहाँ मान लिया कहीं h और k है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, और रेडियस r है, तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा r हमने बना रखा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट P माना है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इस x, y को मैं थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा है ये रेडियस और x एक्सिस के बीच का एंगल, ठीक है। तो आपका x एक्सिस तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेडियस यहाँ पे है, तो फिर हमने x एक्सिस के पैरेलल यहाँ एक लाइन बना रखा है, देखो FON से जो जा रहा है ना। तो x एक्सिस से एंगल लो या फिर लाइन FON से एंगल लो इस रेडियस का, बात देखिए, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो एंगल हम यहीं जो थीटा दिख रहा है वहाँ से लेंगे, है ना। वो इक्विवेलेंटली वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही एंगल है ना, x एक्सिस के साथ में भी थीटा एंगल ही बनेगा उसका। या अदरवाइज ऐसे ही बोल सकते हो कि इस रेडियस को हम इधर नीचे निकाल के लाएं तो यहाँ पे ये थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका और ये लाइन जो दोनों है FON और x एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो
डेफिनेटली ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, है ना। खैर, ज्योमेट्री से आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। अब हम बस ये चाहते हैं कि थीटा के टर्म्स में एक्स और वाई को एक्सप्रेस कर दें, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स जो है ये लेंथ है जेड बी, ठीक है। ये पॉइंट अगर पी एक्स वाई देखें तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये जेड बी लेंथ है, और वाई क्या है, वाई ये है ए जेड लेंथ, है ना। ए जेड लेंथ बोलो या फिर पी बी लेंथ बोल लो, है ना, दोनों में से कोई भी निकल जाए, ओके। अच्छा ठीक है, तो अब ये लेंथ्स निकलेंगे कैसे, देखिए सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक तो मेरे को मालूम है ये एच है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे को मालूम है ये के है, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है जो ओ है इसका कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के, तो डेफिनेटली जेड जी की वैल्यू तो एच के बराबर होगी और जी ओ या फिर जेड एफ की वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ ये डिस्टेंस मेरे को पता चल गया और ये ओ एम निकल जाए तो मेरे को वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि ओ एम और पी एन बराबर है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्या लिखा हुआ है, अब यहीं देख लेते हैं जो एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू है जेड बी, ठीक है, जेड बी है, जेड बी क्या है, जेड जी प्लस जी बी, और जेड जी क्या है, ये तो एच के बराबर है प्लस ओ एन, जी बी को हम ओ एन बोल सकते हैं, ओ एन और जी बी तो बराबर ही होंगे, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा जो फिगर बना है इसमें देख के, है ना। तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन जो है अगर मैं ट्रायंगल ओ पी एन देखूँ, है ना, ये ट्रायंगल अगर ओ पी एन देखे तो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ एन क्या हो जाएगा, ये अगर ये एंगल थीटा है तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से वाई देखिए, तो वाई जो है वो पी बी के बराबर है, ये लेंथ के बराबर है ना, और इसमें पी बी को हम लिख सकते हैं एन बी प्लस पी एन, है ना, और एन बी क्या है, ये लेंथ एन बी तो के बराबर है, और पी एन जो है इसी ट्रायंगल को फिर से देखिए, ट्रायंगल ओ पी एन को, इसका हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ट्रायंगल ओ पी एन में पी एन कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा के बराबर, है ना, तो ये हो जाएगा के प्लस आर साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू आ गई एच प्लस आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आ गई के प्लस आर साइन थीटा, है ना। देखिए एच के और आर तो नोन है, बच गया क्या मेरा थीटा, है ना। थीटा जैसे जैसे चेंज होगा ये जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज होंगे। देखो अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ और थीटा इसको बोल दो नया थीटा, तो ये कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, है ना। तो थीटा जैसे जैसे चेंज होगा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, थीटा पैरामीटर है, थीटा के चेंज होने से एक्स वाई की वैल्यूज़ में चेंज आएगा, कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। और थीटा इकलौता वेरिएबल रह गया है अब एक्स और वाई में, है ना। एक्स भी थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, वाई भी थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इस इक्वेशन से, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, कंफर्म करना है कि ये इक्विवेलेंट है इस एक्सप्रेशन के, ये जो लिखा हुआ है यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन, तो आपको इसमें क्या करना है, देखो पहला वाला इक्वेशन देखो, एच को उस साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। नीचे वाला हो जाएगा वाई माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा, अब जब एक्स माइनस एच पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले इक्वेशन में वाई माइनस के का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ दो, राइट साइड में आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो तो 1 हो गया, तो इधर आर स्क्वायर बच जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, है ना। तो इक्विवेलेंट चीज़ लिखी हुई है ना। बस सुविधा हमारे लिए ये है कि इसमें काम करना थोड़ा इजी हो जाता है ना, कैलकुलेशंस वगैरह आसान हो जाता है, वेरिएबल एक कम हो जाता है ना। इफेक्टिवली वेरिएबल देखो वैसे भी कम हो सकता है कि ये इक्वेशन आपका एक्स और वाई में दिया हुआ है, तो आप एक्स को वाई के टर्म्स में या वाई को एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। बट वो उतना एक्सप्रेशन अच्छा दिखता नहीं है ना। यहाँ पे जो है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि आपका सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे होगा तो इस केस में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, ओरिजिन पे होगा तो एच और के ज़ीरो हो जाएगा सिंपली, है ना। तो जब एच और के ज़ीरो हो जाएगा तो प्रीवियस एक्सप्रेशन में अगर अब आप एच और के की जगह ज़ीरो रख दोगे तो एक्स क्या था, एक्स था एच प्लस आर कॉस थीटा, तो एच तो ज़ीरो हो गया तो एक्स बच गया आर कॉस थीटा, और वाई के प्लस आर साइन थीटा था, लेकिन अब के ज़ीरो हो गया तो वाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है। सो सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन के लिए जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगा ये होगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना। इसका रेडियस है आर के बराबर, राइट। ओके, अब ज़रा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड देख लेते हैं, है ना। ये कौन सा सर्कल है, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, है ना। इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, यहाँ पे ओ बना हुआ है आपका, ओरिजिन 0,0 पे, है ना, आप देख पा रहे हो। तो मेरे को इस पे एक कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है
जो कि जिस पे कि जो दोनों उसके एंड पॉइंट्स हैं, पॉइंट है पी और क्यू, और पी का कोऑर्डिनेट है आर कॉस अल्फ़ा आर साइन अल्फ़ा, और क्यू का कोऑर्डिनेट है आर कॉस बीटा आर साइन बीटा, है ना। तो ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये इसका सेंटर क्या है 0,0 पे। अभी हमने देखा कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा जिस सर्कल का, उसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का लिखने का जो वे होगा वो होगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, है ना। तो हमने मान लिया कि जो ये दोनों पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इनका जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनेगा रेडियस के साथ में वो अल्फ़ा और बीटा, है ना। तो जो पैरामीटर है एक के लिए अल्फ़ा हो गया, एक के लिए बीटा हो गया, है ना, राइट। तो पॉइंट्स आ गए। अब मेरे को पी क्यू का इक्वेशन लिखना है, तो पी क्यू का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मेरे को पी क्यू का स्लोप पता होना चाहिए, तो स्लोप मिल जाएगा, और पॉइंट तो है ही मेरे पास, पी बी आर क्यू बी है, तो पॉइंट कोई भी एक उठा लेंगे, तो स्लोप और पॉइंट मिल गया, तो फिर हम इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, है ना, जो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा। तो ये हमने माइनस किया, तो ये आ गया आर साइन अल्फ़ा माइनस आर साइन बीटा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा माइनस आर कॉस बीटा, ठीक है। और इसमें से आर कैंसिल कर लिया, तो ये चीज़ आ गया। अब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन नीचे लिखा है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब देखो ये 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और ये 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सेम कितना आएगा? माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको हम कॉट भी लिख सकते हैं, बट ठीक है यहाँ पे छोड़ दिया है ना, कॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है फाइनल एक्सप्रेशन जो अपना कॉस और साइन में ही आना है, तो इसलिए इसको हम कॉट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा? तो हमने क्या करा, स्लोप तो मिल गया और एक पॉइंट उठा लिया। पॉइंट कौन सा लिया? पॉइंट पी ले लिया, है ना। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई वन मतलब y माइनस आर साइन अल्फ़ा इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। तो x1 y1 यहाँ पर डाल दिया हमने, y1 को आर साइन अल्फ़ा लिखा, x1 को आर कॉस अल्फ़ा लिखा, है ना। अच्छा, अब m की वैल्यू रखते हैं। ये जो m की वैल्यू जो स्लोप निकाल के रखा हमने, तो यहाँ पे वो पुट कर दिया, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और रीअरेंज करना है ताकि हमें इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, तो इक्वेशन में ये वाला जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, y माइनस आर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एक्स माइनस आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 जो यहाँ डिनोमीटर में है उसको हम ले गए लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस आर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये ब्रैकेट को ओपन करा, ठीक है। तो ये y के साथ में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आर साइन अल्फ़ा के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू राइट साइड में ये चीज़, यहाँ भी हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा कि हम देख रहे हैं कि जो x के साथ में टर्म्स हैं और जो y के साथ में टर्म्स हैं उनको एक साइड में हम कर लेते हैं, ठीक है। तो x वाला पार्ट कौन सा है? ये है, तो इसको हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। y वाला पार्ट यहाँ पे है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और बाकी जो r के साथ है, एक ये वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों को राइट में रहने दिया। ये तो पहले से ही राइट में, ये जो लेफ्ट में है इसको हम राइट में ले आए, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है राइट साइड में, आर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है इसको एज इट इज़ रहने दिया। राइट साइड में हमने क्या करा कि ये r कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, है ना। तो अभी भी लेफ्ट साइड को वैसे ही छोड़ दिया। लेफ्ट साइड इतना सिमेट्रिकल हो गया कि अब इसको शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। राइट साइड में देखिए, अब ये लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, उसी फॉर्म का लिखा हुआ है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी टाइप का हो जाएगा, है ना। ये तो फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कर लिया, या कॉस एक्स माइनस वाई कितना होगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। एक एंगल है आपका अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, सो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आया आपका, है ना, ये एक्सप्रेशन, ये है आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, है ना, ठीक है। तो मे बी आसानी है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स आर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है।
समझ में आ रही है? देखो जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक एक्स रखा, एक वाई रखा और एक आर रखा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स की जगह हमने डाल दिया ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। फिर ये जो वाई स्क्वायर होना था तो एक वाई रखा, एक वाई की जगह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू डाल दिया। और आर के साथ में आर स्क्वायर की जगह एक तो आर रखा और एक आर की जगह डाल दिया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, राइट। ओके तो फाइनली ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का। अगर सर्कल जो है उसका सेंटर ओरिजिन पे है और उस पर दो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी कॉर्ड का, राइट। ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, राइट। तो एक जनरल 2D इक्वेशन आएगा, है ना। जैसे कि आपका कोनिक सेक्शन को, सर्कल भी एक टाइप का कोनिक सेक्शन है ना। तो कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल 2D का इक्वेशन होता है। उसके जो कोफिशिएंट्स पे कुछ कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं, जिससे कि कभी वो पैराबोला बन जाता है, कभी एलिप्स बन जाता है, कभी हाइपरबोला, कभी सर्कल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम उस तरफ से तो डिराइव करते हुए नहीं आएंगे इसको, है ना। हमारा जो ओरिजिनल एक जो हम इक्वेशन अभी निकाले हैं, जो क्या बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म था, उसी से हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि वो जनरल 2D कर्व आता कैसा है। तो देखो यहाँ पे हमने x माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है सेंटर रेडियस फॉर्म में ये लिखा, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फॉर्मूले से एक्सपेंड किया दोनों को, है ना, दोनों ब्रैकेट को। तो ये चीज़ आया, थोड़ा सा रीअरेंज किया तो फिर हमें मिल गया ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h को माइनस जी से रिप्लेस करेंगे, k को माइनस एफ से रिप्लेस करेंगे और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को c से रिप्लेस करेंगे। ये क्यों कर रहा है, इक्वेशन को थोड़ा सा और सिमेट्रिकल बनाने के लिए और थोड़ा सुंदर दिखने के लिए और थोड़ा ईजी फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो जब हम h को माइनस जी से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस 2h का प्लस 2g बन जाएगा, यहाँ माइनस 2k का प्लस 2f बन जाएगा, और ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म था इसको तो हमने c मान लिया। तो इक्वेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, राइट। तो यहाँ से पहले ये सब्सटीट्यूशन देखिए, ये सब्सटीट्यूशंस क्या किए गए हैं, है ना। h को माइनस जी माना गया है, k को माइनस एफ माना गया है और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को c माना गया है। और एक चीज़ और, r जो है इसमें रेडियस है और h कॉमा के सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इस चीज़ को रिलेट करने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना, राइट। ये जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं इसमें r है रेडियस और जो h कॉमा k है वो है सेंटर, ठीक है। और h की वैल्यू हमने माइनस जी रखी है, k की वैल्यू माइनस एफ रखी है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, जस्ट यूज़ करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया हमारा, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। देखो हर 2D मतलब 2 डिग्री का इक्वेशन जो है हमेशा सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो कभी पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, वो एलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो सारे कोनिक सेक्शन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है एक जनरल 2D इक्वेशन, है ना, ठीक है। तो अब कोनिक सर्कल भी है, कोनिक एलिप्स भी है, कोनिक पैराबोला भी, हाइपरबोला भी है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि सेम टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, वो पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल है, क्या है ना। तो हम तो यहाँ स्पेसिफिकली सर्कल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सर्कल के पर्सपेक्टिव में ही हर चीज़ की बात करेंगे कि वो इक्वेशन सर्कल का है कि नहीं, है ना। बाकी किसी और चीज़ का उससे अभी मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 2 डिग्री का इक्वेशन लिखा है वो सर्कल का है या नहीं, ओके। बाकी किस चीज़ का है वो तो बाकी जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, है ना। फिलहाल हम सर्कल की बात कर रहे हैं। तो देखो इस इक्वेशन में ना कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करने के लिए वो ऑब्जर्व कर लोगे और देख लोगे कि वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं, तब पता लग जाएगा कि वो इक्वेशन सर्कल का है नहीं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है।
देखो ये 1 है या नहीं है उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना ज़रूरी है, ठीक है। देखो ये 1 होगा नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो इस पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बन जाएगा ना, प्लस आगे जो भी टर्म्स आएंगे। तो अब तो क्या ये सर्कल का इक्वेशन नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन का नेचर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 भी हो सकता है, दोनों का 3 भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है तो वाई स्क्वायर का भी 5 होगा। हम उसको 1 बना लेंगे बाद में 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके, है ना। लेकिन इनिशियली ये ज़रूरी है कि दोनों का कोफिशिएंट 1 हो, सॉरी इक्वल हो, है ना, 1 नहीं हो, इक्वल हो, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे तो दिख रहा है कि ठीक है कोफिशिएंट 1 है बट इक्वल होना चाहिए, है ना। और इक्वल है तो हम उसको उसके मान लो कि 5x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है तो हम उसको 5 से डिवाइड करके उसके कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है इफ कोफिशिएंट्स आर नॉट 1 देन वी मेक दम 1 बाय सुटेबल मैनिपुलेशन, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों बराबर हो, तभी तो उस नंबर से डिवाइड करके 1 बनाएंगे ना। अब मान लिया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लिखा है। अब इन दोनों का कोफिशिएंट हम बराबर कैसे बनाएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 1 बन जाएगा, वाई स्क्वायर का छूट जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का छूट जाएगा। तो कोफिशिएंट आप 1 नहीं बना पाओगे, है ना। इसलिए दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना ज़रूरी है। बराबर होगा तो सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे भी हम 1 तो बना ही लेंगे। और 1 बनाना क्या ज़रूरी है? देखो 1 बनाना ज़रूरी नहीं है सर्कल का इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन कैलकुलेशंस करने के लिए 1 बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 1 नहीं बनाओगे तो सारे फॉर्मूले वगैरह जितने भी दिए गए हैं इस इक्वेशन के बेस पे वो तो सब गलत हो जाएंगे। देखो फॉर्मूला बना है सब इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन पर, ठीक है, और इस फॉर्म में नहीं है तो फिर फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा ना। और इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के लिए आपको ये 1 तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूले फिर लगा नहीं पाओगे, है ना, राइट। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा चीज़, ये जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, ये देखो ये जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है। ये जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक सर्कल को तब रिप्रेजेंट करता है जब a और b बराबर हो, है ना। a और b बराबर हो मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो तब, एंड h 0 हो। ये लिखा है ना 2hxy, इसमें h 0 होना चाहिए। मतलब xy वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म हो सकता है, वाई स्क्वायर का टर्म हो सकता है, x का हो सकता है, y का हो सकता है, और एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है, लेकिन xy का टर्म नहीं हो सकता, है ना। इसलिए h 0 होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो a बराबर b होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए, और h 0 होना चाहिए। और क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना ज़रूरी है? हाँ, जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तब बिल्कुल ज़रूरी है। जब भी शुरू करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंश्योर करें कि वो 1 के बराबर है, तभी आगे का कैलकुलेशन सब सही होगा, फॉर्मूले सब सही लग पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? -g -f। क्यों? क्योंकि हमने तो मान रखा है g को, क्या माना था? -h, तो h कितना हो जाएगा? -g। उसी तरह से हमने और क्या रहेगा? k। -k को हमने क्या मान रखा था? f मान रखा था, तो k कितना हो जाएगा? -f हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने बोला था ना, अभी ये ध्यान में रखिएगा, ये अभी हम थोड़ी देर में यूज़ करने वाले हैं, तो ये वही चीज़ है। मतलब ये अगर इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें अगर मैं x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करूं तो -g मिलता है, ठीक है। और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करूं तो -f मिलता है। मतलब अगर हमको सेंटर चाहिए सर्कल का तो x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेंटर इज गिवन बाई कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2 कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन -2, ठीक है। और ये भी तभी कर सकते हैं जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है। 1 नहीं होगा तो ये फिर गलत आंसर आएगा, सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे 1 हो दोनों का कोफिशिएंट वो ज़रूरी नहीं है, दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना ज़रूरी है सर्कल का इक्वेशन होने के लिए, है ना।
लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त दोनों के कोफिशिएंट को 1 बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज सारे फॉर्मूले फेल कर जाएंगे, है ना, वो अप्लीकेबल नहीं होंगे एक्चुअली, है ना। ओके, और रेडियस कितना हो जाएगा, इतना। ये भी पीछे से ही आया, कैसे आया, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो था, इसी को तो हमने सी बोला था, है ना, मतलब जी एफ नहीं था, वो लिखा हुआ था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी। इसको हमने सी से रिप्लेस किया था, लेकिन क्या है कि जी माइनस एच के बराबर है और एफ माइनस के बराबर है, तो अगर जी माइनस एच के बराबर है तो जी का स्क्वायर एच का स्क्वायर सेम होगा। उसी तरह से अगर एफ माइनस के बराबर है तो के का स्क्वायर एफ का स्क्वायर सेम होगा, इसलिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिखो या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिखो, एक ही बात है ना। तो इसलिए फिर हमने, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर आर को मैं इस साइड ले जाऊँ तो आर स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा और ये सी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। तो ये हो गया रेडियस, ठीक है, इस तरह से आप रेडियस पता कर सकते हो, है ना। तो जनरल इक्वेशन में यहाँ से आपका मिलेगा सेंटर, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कीजिए तो जी और एफ आ जाएगा आपका, माइनस जी माइनस एफ सेंटर का कोऑर्डिनेट, और आपका रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर, है ना, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा शायद कि हम जो पहले वाले इक्वेशन को सेंटर रेडियस फॉर्म क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसमें सेंटर और रेडियस साफ साफ दिख रहा था। अब उसी इक्वेशन को हमें तोड़ मरोड़ के ऐसा बना दिया है मैनिपुलेशन करके, ये जनरल इक्वेशन, इसमें आपको सेंटर और रेडियस एग्जैक्टली डायरेक्टली दिख नहीं रहा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट उस फॉर्म में दिख रहा था डायरेक्टली, इसलिए मे बी उसको शायद सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं, है ना। ओके, अब जो ये रेडियस है ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, अब रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये ग्रेटर दैन 0 है तो रेडियस की कुछ वैल्यू आएगी, है ना, लीगल वैल्यू आएगी, लॉजिकल वैल्यू आएगी, तो वो एक रियल सर्कल होगा। अगर ये जो रेडियस है, ये जो अंदर क्वांटिटी लिखा है ये 0 हो गया तो मतलब सर्कल का रेडियस 0 है, सर्कल का रेडियस 0 है मतलब वो एक पॉइंट है ना, इसको हम लोग पॉइंट सर्कल बोलते हैं। जिस सर्कल का रेडियस 0 होता है उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं, है ना। अभी इसका यूज़ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली बाद में पता लगेगा कि पॉइंट सर्कल की हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसका रेडियस 0 हो उससे हम बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। जो इक्वेशंस आप किसी और तरीके से लिखते थे जिसमें थोड़ा लंबा चौड़ा स्टेप्स होता था, वो पॉइंट सर्कल की हेल्प से आप एक लाइन में लिख पाओगे। तो पॉइंट सर्कल यूज़फुल है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक पॉइंट का हम क्या करें, ठीक है, बट कई जगह पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। अगर मान लिया कि ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वो लेस देन 0 है, ठीक है, तो फिर रेडियस हो जाएगा रूट अंडर सम नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये तो कोई लॉजिकल वैल्यू आया नहीं रेडियस का, है ना। तो इसको हम लोग इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। इमेजिनरी सर्कल वो हो गया जिसका कि रेडियस आपका नेगेटिव, रूट में नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स रेडियस ऐसे बोल सकते हो, ये रेडियस है नहीं इसका, है ना, कुछ मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है इसका रेडियस, इस तरह से बोल लो, या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है रेडियस की, है ना, ये जो भी बोले इसका रेडियस नहीं है ना, ये एक इमेजिनरी टाइप का सर्कल है जिसका रेडियस एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, जब भी कैलकुलेशन करना हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लीजिए, तब कैलकुलेशन में आगे बढ़िए, अदरवाइज सब कुछ गलत हो जाएगा, है ना, कुछ भी सही नहीं रहेगा। सर्कल का इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और जो एक्स वाई टर्म है वो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, है ना। देयर शुड नॉट बी एनी टर्म जिसमें कि एक्स वाई साथ में मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें देखो एक्स वाई दिख रहा है, इस इक्वेशन में नहीं है, राइट, बस इतना ही है और कुछ नहीं है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब हो गया जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। तो सेंटर सेम होगा तो सेंटर कहाँ से आएगा, एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो सेंटर आएगा, ठीक है। मतलब अगर कि ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है और दोनों कॉन्सेंट्रिक है तो इनका सेंटर सेम होगा। सेंटर कहाँ से आता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करके, तो वो वैल्यू सेम आनी चाहिए।
तो अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो इन द फर्स्ट प्लेस दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होगा एक्स और वाई का, है ना। तो मतलब आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर से लेके ये 2FY तक इक्वेशन पूरा सेम रहता है, ठीक है। सिर्फ C1 C2 का डिफरेंस है, C1 C2 का डिफरेंस है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन रेडियस ऑफ दीज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। ओके तो जब भी आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन लिखना हो किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो उसी सर्कल के इक्वेशन को कॉपी कीजिए, बस कांस्टेंट टर्म की जगह कोई नया कांस्टेंट c या लैम्डा मान लीजिए, ठीक है। तो वो आपका नया कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ओके और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सबटेंडिंग अ पर्टिकुलर एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मान लिया कि वो ग्रुप ऑफ कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर पे 2 थीटा एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पे भी कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड है जिसको अगर मैं दोनों एंड पॉइंट इसका सेंटर से जोड़ दूँ तो ये जो एंगल आ रहा है ये 2 थीटा के बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे, यहाँ भी वो कॉर्ड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो सेम लेंथ का कॉर्ड होगा और वो इसमें कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो हमको उसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का जो है लोकस बताना है, मतलब तो मिड पॉइंट का अगर हमको लोकस बताना है तो हमको देखना होगा ये मिड पॉइंट जो है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। फिर उसको हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस PQ कॉर्ड पे जो कि 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे। अब प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ये साइड और ये साइड लेंथ सेम हो जाएगा, है ना। ये तो रेडियस है ही, मतलब ये m जो है कि मिड पॉइंट आ गया एक तरह से कॉर्ड PQ का, ये बोल सकते हैं। और ये एंगल जो है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर थीटा थीटा हो जाएगा, है ना। अब हमने क्या किया, कॉस थीटा निकाला, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर हम निकालेंगे तो कोई भी एक ट्रायंगल देख लेते हैं, कोई सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लिया। जैसे मान लिया कि इधर वाला ये ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल OMP, है ना। ट्रायंगल OMP देखा तो इसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो थीटा के साथ जो अटैच्ड साइड है ये वाला, ये बेस हो जाएगा, ये है OM, ठीक है। और ये जो हाइपोटेनस है वो रेडियस के बराबर है, तो OM/R हो गया आपका कॉस थीटा, राइट। ओके तो ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना। OM क्या है, OM कितना हो जाएगा, OM हो जाएगा ये पॉइंट O और पॉइंट M के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इस डिस्टेंस को कितना लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर अपॉन r, है ना। अब r को अगर मैं ये अगर पूरा एक्सप्रेशन आपका कॉस थीटा के बराबर है तो r को लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो r कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो r कॉस थीटा आ रहा है आपका x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने इसको स्क्वायर किया इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर, ठीक है। ओके इसको पलट के लिख लिया तो ये चीज़ हो गई, है ना। अब r स्क्वायर को क्या करा कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है r स्क्वायर को छोड़ दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, नहीं कॉर्ड का नहीं, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस का इक्वेशन आ गया, ठीक है। ओके अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारा इक्वेशन तो ऊपर ही कंप्लीट हो गया था, देखो यहाँ भी तो कंप्लीट हो गया ना इक्वेशन। इसको देखे तो ये जो मैंने अभी सर्कल किया हुआ है घेर दिया है, यहाँ पे तो इक्वेशन कंप्लीट हो गया। फिर ये आगे क्या करने की ज़रूरत है, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखे हैं तो फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मतलब है इतना फिर एक्सप्रेशन को चेंज करने का, फ़ायदा क्या है वो बताते हैं। देखो ये जो ऊपर इसका न्यूमरेटर लिखा है ना, ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ठीक से देखो तो इसका न्यूमरेटर लिखा है ना पूरा का पूरा सर्कल का इक्वेशन। ठीक से देखा जाए तो देखो ये जो सर्कल है जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, है ना।
इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को जब मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो वो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो तुम कह सकते हो सर्कल का इक्वेशन सी इक्वल टू 0 टाइप का है। सी इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये जो सी है वही तो इसका न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है ना। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर मेरे को बोला जाए कि किसी सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है ना, वो 2 थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो उसके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो हमको क्या करना है कि पूरा का पूरा सर्कल का इक्वेशन लिखना है, उसको उसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करना है और इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है ना। मतलब हमको कोई इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप सर्कल का इक्वेशन पूरा का पूरा उसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो और माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर दो, तो वो हो जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा है इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखने का, है ना। अब चूंकि ये पूरा का पूरा सर्कल का इक्वेशन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में हो, सेंटर रेडियस फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में होगा तो आपको क्या करना है, पूरे सर्कल के इक्वेशन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि अगर यहीं पे देखो ये सी इक्वल टू 0 आया ना इक्वेशन, अगर इसी में मेरे को बोला जाएगा कि उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस लिखो जो कॉर्ड सेंटर पे 2 थीटा एंगल सबटेंड करता है या मान लो 60 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सी को डिवाइड करूँगा आर स्क्वायर से, आर इसका रेडियस होगा इक्वल टू एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो इसकी बात हो रही है, मतलब ये इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, या आप एक लाइन में लिख सकते हो, है ना। इसलिए इसको कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिएगा ताकि जस्ट आपको जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन मिले वो सीधा सीधा पूरे का पूरा सर्कल का इक्वेशन मिल जाए कि उसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि इतना आसान हो गया है कि सर्कल के इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड करो और राइट साइड में माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, बस हो गया, आ गया, है ना। इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो वैसे तो लग रहा था कोई फ़ायदा नहीं है, क्या मतलब है कन्वर्ट करने का, बट अब समझ में आ रहा है कि हाँ इस तरह के फॉर्म रहेगा तो फिर इक्वेशन लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही बात है, देखो ये है आपका सर्कल का इक्वेशन, तो सर्कल के इक्वेशन को देखो पूरे सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में है, राइट में सिर्फ 0 है ना। तो इस पूरे टर्म्स को आर स्क्वायर से डिवाइड किया जहाँ पे आर रेडियस और सामने माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और कॉर्ड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 2 थीटा, तो हमने लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा, है ना। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम तो है लेकिन 1 के बराबर नहीं है। तो इवैल्यूएशन करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए हमको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या किया, 2 से डिवाइड किया, है ना। तो जब 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ये माइनस 2x, ये प्लस 3y और ये माइनस हाफ, है ना। सेंटर कैसे निकलता है, सेंटर निकलता है x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करके, है ना। तो x का कोफिशिएंट है -2 और y का कोफिशिएंट है 3, तो -2 और 3 को आपने -2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, -3/2, है ना। तो ये आपका हो गया सेंटर, ठीक है। रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c, तो -g और -f निकल गया, 1 और -3/2, है ना। अब g का स्क्वायर करना है, f का स्क्वायर करना है, तो -g का स्क्वायर करो, g का स्क्वायर करो, f का स्क्वायर करो, -f का स्क्वायर करो। बात देखिए वो माइनस साइन स्क्वायर में वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस का कोई ज़्यादा सच मीनिंग है नहीं, और साथ में है ये -c, है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू तो आ रही है आपकी -हाफ के बराबर, है ना। ये देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म इसका। अब वैल्यूज़ रख देते हैं, तो जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा g का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, f का स्क्वायर हो गया -3/2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ c क्या है -हाफ। तो इवैल्यूएट किया तो ये आ गया √15/4 के बराबर, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ दिस पासिंग थ्रू पॉइंट 3,5, है ना। तो हमने क्या किया कि पहले जो हमारा सर्कल है
इसके इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाया 2 से डिवाइड करके, है ना। और जो इससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएगा उसमें एक्स स्क्वायर से लेके यहाँ वाई तक पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा, है ना। तो हमने कांस्टेंट टर्म की जगह लिख दिया सी, है ना। तो अब ये जो इक्वेशन आया है इसमें सिर्फ जो आपका वेरिएबल बच गया या अननोन बच गया है वो बच गया है सी, है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सर्कल है वो 3,5 से पास भी कर रहा है, तो अगर ये 3,5 से पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने एक्स वाई की जगह 3 और 5 रख दिया और इवेल्युएट किया, सी की वैल्यू आ गई -43, है ना। तो अब हमने क्या किया, फाइनली सी की जगह -43 पुट कर दिया। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, है ना। ध्यान दो कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ज़रूर बना रहे हैं क्वेश्चन करने के पहले, है ना। 1 बना लेने से हमारा जो है कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा, अदरवाइज ऐसे चांसेस है कि गलत हो जाए, राइट। ओके, अभी कॉन्सेंट्रिक के केस में तो गलत नहीं होता, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन को सेम रहना होता है, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी जो प्रैक्टिस है वो हम प्रैक्टिस में रखेंगे, है ना, ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना के ही रखेंगे। ओके, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर कहीं कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे करें कहाँ पे नहीं करें। तो ये आप हैबिट में रखिए कि हमेशा पहले सर्कल के इक्वेशन को देखिए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर लीजिए, राइट। उसके बाद ही कोई कैलकुलेशन या एनालिसिस आगे परफॉर्म करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन x + y = 1 passes through the center of a circle whose radius is 8 units. The circle passes through the point 4,5. Find the equation of this circle. ठीक है, तो मान लीजिए ये जो QP लाइन है वो ये वाली है, x + y = 1, और इस सर्कल पे कोई पॉइंट है 4,5, और ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो ये जो रेडियस है वो है 8 यूनिट्स का, ठीक है। अच्छा, अगर सर्कल का कोऑर्डिनेट h, k है, ठीक है, और सर्कल का जो सर्कल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो एच के है, और ये जो सेंटर है वो x + y = 1 वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो h, k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो h + k 1 हो जाएगा, यहाँ से k मिल जाएगा 1 - h, ठीक है। तो हमारे पास में सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, वो आ जाएगा x - h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर = r², ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया लिखने का। अब हम k की जगह 1 - h पुट कर देंगे, ठीक है, और रेडियस इसका 8 दिया हुआ है ना, तो r² 64 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व किया और हम पहुंच गए यहाँ, है ना, h² = 16 पे, तो h आ जाएगा ±4 के बराबर, ठीक है, राइट। तो h मालूम चल गया तो हमें k भी पता लग जाएगा, और h और k पता लग गया मतलब सेंटर पता लग गया, और रेडियस दिया हुआ है, तो सेंटर और रेडियस पता लग जाने के बाद हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास में h की वैल्यू अगर 4 होगी तो फिर k हो जाएगा 1 - 4 जो कि -3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, x - h y - k = r², मतलब =64, है ना। तो h की जगह 4 रखा, k की जगह -3 रखा, तो ये इक्वेशन आएगा, और जो सिंप्लीफाई करने के बाद सर्कल का इक्वेशन आएगा वो ये है, ठीक है। अब मान लिया h की वैल्यू -4 है, तो अगर h की वैल्यू -4 है तो k हो जाएगा 1 + 4 दैट इज़ 5, ठीक है। तो अब हमने इस इक्वेशन में h और k पुट किया और इवेल्युएट किया, तो इक्वेशन आ जाएगा ये, है ना, राइट, फाइन। तो ये जो है आपका इक्वेशन हो गया दोनों गिवन सर्कल्स का, ठीक है। अब देखो दोनों का सेंटर भी अलग अलग है ना, अलग अलग होगा। मान लो कोई लाइन है और एक सर्कल ये मान लिया और एक सर्कल ये मान लिया, है ना, और ये वाला पॉइंट है आपका 4,5, ठीक है, और दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, ये भी 8 है और ये भी 8 है ना, बट सेंटर तो अलग अलग है दिख रहा है, और दोनों सर्कल 4,5 से पास भी कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा होगा, इसलिए इस तरह के इक्वेशंस आए दो अलग अलग, है ना, जिनके सेंटर अलग अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये एक जनरल सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है।
तो उस ट्रायंगल का हमको एरिया लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाया हुआ है ताकि एकदम क्लियरली आप समझ पाओ कि क्या सिचुएशन है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो जो ऊपर वाला वर्टेक्स है उससे सीधे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये बिल्कुल मिड पे आके गिरेगा, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड लेंथ बराबर होगा। ये रेडियस के बराबर है। ये जो पॉइंट ओ है ये सेंटर है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये ओ एम लेंथ जो है रेडियस के बराबर होगा। ये आधा एंगल है, ये 30 डिग्री होगा, है ना। और ये हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे? ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होना पड़ेगा क्योंकि ओ एम पी एक ट्रायंगल बन रहा है और तीनों एंगल का सम 90 के बराबर, सॉरी 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी सिमेट्री होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में और सर्कल में भी। तो ये सारे एंगल्स आपको डेफिनेटली बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे कि कैसे ये हुआ, ठीक है। अच्छा, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सिर्फ उसका साइड लेंथ चाहिए। उसका साइड लेंथ मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अब साइड लेंथ में भी अगर हम सिर्फ ये एम पी लेंथ निकाल लें तो इसका डबल करेंगे तो ये एम एन आ जाएगा जो एक साइड है ना। तो हम निकालेंगे लेंथ एम पी, ठीक है। तो और एम एन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम पी, 2 टाइम्स ऑफ एम पी। तो 2 टाइम्स ऑफ एम पी कितना हो जाएगा, देखो एम पी कितना हो रहा है, एम पी हो रहा है आर कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि एम पी तो बेस है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का और इसका हाइपोटेनस है आर रेडियस के बराबर। एंगल है यहाँ पे ये 30 डिग्री, तो आर कॉस 30 डिग्री हो जाएगा एम पी का लेंथ और एम एन का लेंथ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम पी। तो ट्वाइस ऑफ एम पी मतलब 2 टाइम्स आर कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये √3/2 वैल्यू रखा, ये हो गया √3r। मतलब ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड लेंथ हो जाएगा √3r के बराबर। और एरिया कितना होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/4 a² के बराबर, है ना। तो हमने ए की जगह तो √3r रखा जो साइड लेंथ है, तो ये हो जाएगा √3/4 mn², मतलब √3/4 √3r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इतना, राइट। अब इस जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है इसमें r² तो है नहीं कहीं, तो हम r के टर्म्स में आंसर लिख नहीं सकते। तो r² को, रेडियस को हम एक्सप्रेस तो कर सकते हैं एफ जी और सी के टर्म्स में। तो r² होता कितना है, वो होता है g² + f² - c, है ना। तो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं, राइट। तो हम r² की जगह रख देंगे g² + f² - c, है ना। अब ये जो आंसर आ रहा है ये पूरी तरह से जो इक्वेशन में टर्म्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए हुए हैं उनके टर्म्स में आ गया, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आसान था, बस आपको साइड लेंथ फाइंड करना था नॉर्मल ज्योमेट्री से और उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा देना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + px + py = 0, ठीक है। देखो, एक तरीका तो ये है कि हमको ये चीज़ मिल जाए, इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। इस फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, राइट। सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर रेडियस मिल जाएगा तो h, k हो जाएगा आपका सेंटर और r हो जाएगा रेडियस। तो सेंटर रेडियस मिल जाएगा तो हम इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं सर्कल के इक्वेशन को, है ना। एक तो तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इस इक्वेशन से हम ये फॉर्म डायरेक्टली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, ऐसे अगर हमको इसका सेंटर रेडियस चाहिए होता तो हम ऐसे बोल सकते थे कि इसका सेंटर है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया तो वो हो गया -p/2, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, सॉरी -2 से डिवाइड किया तो वो भी हो जाएगा -p/2। तो ये सेंटर आ गया। रेडियस कैसे निकलेगा, f² + g² - c, तो वो हो जाएगा p/2 का स्क्वायर + p/2 का स्क्वायर -c तो है नहीं, तो ये हो जाएगा p/2 का स्क्वायर, है ना, + p/2 का स्क्वायर -0, राइट, क्योंकि c तो है नहीं, -0 का रूट। तो ये हो गया रेडियस, सेंटर रेडियस मिल गया। तो हम एक्स वाई को लिख सकते थे h + r cos थीटा और k + r sin थीटा, क्वेश्चन खत्म, है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि सेंटर रेडियस अलग अलग निकाला और फिर यहाँ पे जो भी x और y का पैरामेट्रिक फॉर्म है इसमें रख दिया, है ना। चलो, एक अप्रोच तो ये हो गया। और एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम इस इक्वेशन को ही ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो बता दिया, अब ये वाला तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि
पी एक्स को लिखा ट्वाइस ऑफ पी एक्स बाई टू, यहाँ देखो, और पी वाई को लिखा ट्वाइस ऑफ पी वाई बाई टू, है ना। अब हम होल स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तभी तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर लिख पाएंगे इस फॉर्म में। तो फिर हमने क्या किया, देखो इसमें मिसिंग क्या था, पी बाई टू, तो पी बाई टू का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ भी पी बाई टू का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो हम इसमें कंबाइन क्या करने वाले हैं, इन तीनों को कंबाइन किया, इन तीनों को, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर, और इन तीनों को कंबाइन करेंगे इधर तो ये हो जाएगा वाई प्लस पी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो लिख लिया। यहाँ क्या बचा, माइनस पी बाई टू का स्क्वायर, यहाँ भी बचा माइनस पी बाई टू का स्क्वायर, तो वो दोनों को हम ले गए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा पी बाई टू का स्क्वायर प्लस पी बाई टू का स्क्वायर, है ना। तो अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई फोर, ये भी हो जाएगा पी स्क्वायर बाई फोर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू, है ना। तो इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ओरिजिनल इक्वेशन से मैनिपुलेशन करते करते ये जो सेंटर रेडियस फॉर्म है इसमें कन्वर्ट करा है। तो यहाँ से एच आ गया माइनस पी बाई टू, के आ गया माइनस पी बाई टू, और आर आ गया पी बाई रूट टू, तीनों चीज़ें मिल गई। तो एक्स कितना हो जाएगा, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म, इस तरीके से लिखना है, एच प्लस आर कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू रखी माइनस पी बाई टू, आर रखा पी बाई रूट टू कॉस थीटा, वाई हो जाएगा सिमिलरली माइनस पी बाई टू प्लस पी बाई रूट टू साइन थीटा के बराबर, है ना। ओके, तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि सेंटर रेडियस निकाल लो पहले, और सेंटर और रेडियस निकाल के सीधे सीधे ये जो एक्स वाई का पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा हुआ है इसमें पुट कर दो, वैसे भी आ जाएगा, है ना। तो ये जो मैनिपुलेशन वाला है, मे बी ये बहुत लोगों को टफ लगे या क्लिक ना करे कि क्या करें, कैसे इसको हम सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सिर्फ करना यही होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है ना, और कुछ नहीं। कैसा भी क्वेश्चन दे दिया हो आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर ही करना है और कुछ नहीं करना। बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कांस्टेंट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कैसे मैनिपुलेट करें, तो आप सीधे सीधे सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, और निकाल के सीधा सीधा इस फॉर्मूले में डाल सकते हो, यहाँ से आपको पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा, है ना। ये भी आसान है, बट मे बी समटाइम्स क्लिक ना करे, तो आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The parametric equation of circle is given by x equal to a cos alpha plus b sin alpha, y equal to a sin alpha minus b cos alpha. Find the Cartesian equation of the circle, ठीक है। अब तक हमें कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ था, हम उसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहे थे, ओके। अब हमें दिया हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशन और हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो जब आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया होता है तो वो एक्स और वाई को किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया होता है, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि उस पैरामीटर को हटा देना होता है। वो पैरामीटर हट जाएगा तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, और वो जो रिलेशन होगा वही आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये वैलिड है किसी भी टाइप के कर्व के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कल के केस में ही आपको पैरामेट्रिक से कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो ऐसा करना है। इनफैक्ट आपको किसी भी कर्व का इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और वो आपको निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपको उस पैरामीटर को सिर्फ हटा देना होता है। जैसे कि मेरे पास में ये दो इक्वेशन है और इसका जो पैरामीटर हमें साफ साफ दिख रहा है वो अल्फ़ा है, तो हमें अल्फ़ा को हटाना है, ठीक है। अल्फ़ा अगर एलिमिनेट हो गया तो एक्स वाई में जो भी रिलेशन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हाउ कैन वी डू दिस। तो हमारे पास में दिया हुआ है एक्स है ए कॉस अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा, वाई है ए साइन अल्फ़ा माइनस बी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से जब हम वाई स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, हाँ। अब दोनों को जोड़ लिया तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये नीचे से ए स्क्वायर यहाँ पे इसको उठा के रखा पहले, है ना, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। नहीं अभी तो हम सीधा ही लिख रहे हैं, है ना, ठीक है। अभी हम अरेंज करके नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह ये रख दिया राइट साइड में, ये लिखा हुआ है, और फिर वाई स्क्वायर की जगह ये रख दिया, है ना। अब देखो कंबाइन कैसे करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को या अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो देखो ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ में हमने कंबाइन कर लिया ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा के साथ हम कंबाइन करेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और ये 2ab साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस 2ab साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये तो कैंसिल हो गया, है ना।
तो देखो अब ये स्टेप में तो हमने वो नहीं किया है, नेक्स्ट स्टेप में किया है। यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को साथ में रखा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को साथ में रखा, ठीक है। अगर इसमें से मैं पहले वाले में से ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ भी अगर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दिया, और इस एलिमिनेशन के प्रोसेस में हम एक्स और वाई में एक रिलेशन लेके आ गए, है ना। और ये वाला जो इक्वेशन आया यही आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। मतलब देखो जिस भी कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म दिया होगा तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन जो आएगा पैरामीटर को एलिमिनेट करके तो उसी कर्व का आ जाएगा, ठीक है। ये सर्कल का था तो फिर सर्कल का इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जनरली एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि देखो सर्कल के केस में जब पैरामीटर दिया जाता है तो वो कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में दिया जाता है। कॉस थीटा साइन थीटा एलिमिनेट कैसे होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमको मालूम है। तो जनरली देखोगे या मोस्टली देखोगे कि यही यूज़ हो रहा होता है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को डायरेक्टली सामने नहीं लाना, हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा को सामने लाना। इसका मतलब कि स्क्वायरिंग करना है ना। बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये स्क्वायर क्यों किया, मेरे को कैसे पता लगेगा स्क्वायर करना है। देखो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमें वही रिलेशन लाना है, मतलब कॉस का भी स्क्वायर होना चाहिए, साइन का भी स्क्वायर होना चाहिए। तो जनरली आप देखोगे कि सर्कल के केस में जो पैरामीट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हम स्क्वायरिंग करते हैं जनरली, है ना। हमेशा नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई रूल है या थ्योरम है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है, कई बार इक्वेशन काफ़ी अलग तरीके का दिया होगा तो मे भी शायद कुछ और करना हो, है ना। बट मोस्टली आप देखोगे तो स्क्वायरिंग ही करना होता है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को शुरू करो तो पहले एक्स को और वाई को स्क्वायर के फॉर्म में ले आओ, है ना। देखो एक और चीज़ है ना, जो इक्वेशन आएगा सर्कल का उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम एक्स स्क्वायर नहीं करोगे, वाई स्क्वायर नहीं करोगे तो फाइनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा नहीं। और जब तक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं आएगा तब तक आप सर्कल का जो है इक्वेशन लिखोगे कैसे, क्योंकि तो प्रॉपर्टी है सर्कल की, उसके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होना मस्ट है। तो यहाँ से भी एक लॉजिक समझ में आता है कि स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर नहीं करोगे तो फिर ये स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे नहीं, है ना। तो आप तो यहीं से शुरू करो, स्क्वायरिंग से शुरू करो, है ना। इनफैक्ट अपने केस में ये भी बोल सकते हो कि हाँ हर बार मैं स्क्वायरिंग ही करूँगा, क्योंकि हर बार स्क्वायरिंग करने से आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आप क्लेम कर सकते हो सेफली, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y प्लस 1 दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 2π/3 एट इट्स सेंटर, है ना। तो एक सर्कल है और वैसे कोई कॉर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर पे क्या सबटेंड कर रहे हैं, एंगल 2π/3 का, ठीक है। तो यहाँ 2π/3 का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और यहाँ से अगर मैं इसका मिड पॉइंट बनाऊँ m और ये आधा एंगल देखो तो वो π/3 होगा, ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है। तो हमें पता है, ये वाला हमने अभी डिराइव करा था कि ये जो मिड पॉइंट का लोकस है वो कैसे लिखते हैं। तो सर्कल के इक्वेशन को एक साइड में लिखा, उसको उसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड किया और सामने लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे हमने ये दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मेरे को इसका रेडियस चाहिए सिर्फ, थीटा तो मेरे को पता है, देखो 2 थीटा है 2π/3, जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है ये एंगल, तो थीटा हो जाएगा π/3, है ना। तो थीटा तो आ गया, बस मेरे को रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगा, पहले सेंटर निकालना होगा। सेंटर क्या आ रहा है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3/2 और -1/2, सी की वैल्यू 1/4 है, तो रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस सी, ये आया 3/2 के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्कल के इक्वेशन को r² से डिवाइड करना है। तो 3/2 रेडियस था, उसके स्क्वायर से डिवाइड किया और सामने लिखना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर π/3, है ना। तो देखो इसमें जो सेंटर रेडियस निकालने में हमारा एफर्ट गया, एनर्जी गया, वही है। बाकी तो ये लोकस ऑफ मिड पॉइंट लिखना बहुत आसान है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है अभी। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने क्या करा, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ रही है ना। देखो ये साइन स्क्वायर π/3 क्या हो जाएगा, साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2।
√3/2 का स्क्वायर किया तो वो आ गया 3/4 के बराबर, और ये जो नीचे 3/2 का स्क्वायर है वो भी राइट साइड में ले आए तो वो हो जाएगा 9/4 और यहाँ एक माइनस साइन है तो ये -27/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और हाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स x² + y² माइनस दिस। है ना, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अगर आप चाहो तो इसको 16 से पूरा का पूरा डिवाइड भी कर सकते हो या यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना ये सारे फ्रैक्शन में चले जाएंगे तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² + 2x cos θ + 2y sin θ - 8 = 0 इज x² + y² = 1। है ना देखो इसमें जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो cos θ और sin θ के टर्म्स में आएगा। ठीक है, मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है इसका सेंटर। ये एक सर्कल है जिसका वेरिएबल सेंटर है। ठीक है, तो x क्या हो गया -cos θ और y क्या हो गया -sin θ। है ना, तो ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है xy जो कि -cos θ - sin θ है ना। अच्छा, ये आया कैसे, ये आया है x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करके। है ना, जैसे सेंटर निकालने का तरीका है। तो अब मेरे को क्या करना है, थीटा एलिमिनेट करके हटाना है, x और y में एक रिलेशन लिखना है। तो देखो x तो मेरे पास में दिया हुआ है -cos θ अगर मैं कंपेयर करूँ तो, और y क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -sin θ। है ना, तो फिर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो x² y² ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos θ का स्क्वायर और ये हो जाएगा sin θ का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, ये x² + y² = 1 के बराबर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा लोकस का इक्वेशन। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल का लोकस। ठीक है, आप अगर बुक्स वगैरह में देखते हो या कहीं और देखते हो तो जिसका लोकस लिखना होता है उस कोऑर्डिनेट को वो लोग h, k मानता है। ठीक है, h, k में पूरा सोल्यूशन करेगा और लास्ट में h और k को x, y से रिप्लेस कर देगा। ठीक, वो क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको x, y की ज़रूरत पड़ती है उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। x, y जो जनरल कोऑर्डिनेट है जो कि लोकस वाला पॉइंट नहीं है, और मैंने यहाँ पे तो जब भी लोकस निकाला है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को जो पॉइंट है जिसका लोकस चाहिए उसको एक्स वाई ही माना है ना। तो एक्स वाई मानूँ और एक और दूसरे वाला एक्स वाई इक्वेशन में हो पहले से तो ये दोनों मर्ज हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कौन सा वाला एक्स लोकस वाले पॉइंट का है और कौन सा वाला एक्स जो है ऐसे जो इक्वेशन लिखा है उस तरफ से आया है ना। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो लोग बाई कन्वेंशन h, k लेके चलते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं पे आता है, हर जगह नहीं आता। आप x, y भी ले सकते हो जिस पॉइंट का आप लोकस निकाल रहे हो उसका कोऑर्डिनेट, है ना। h, k लेने की ज़रूरत नहीं। देखो h, k को अल्टीमेटली लास्ट में फिर x और y में कन्वर्ट करना ही है, तो आप शुरू से लेके चल सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि और भी x और y जो कि लोकस का पॉइंट नहीं होता है ना, वो कुछ और होता है, वो भी इंक्लूड हो जाता है, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। बट वो केसेस बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। अगर वैसा देखने को मिलेगा तो जो जिस पॉइंट का आप लोकस लिखना चाहते हो उसका कोऑर्डिनेट h, k मान लीजिएगा, ताकि वो बाइफर्केशन हो सके कि भाई ये x, y और दूसरा x, y अलग अलग है। तो एक x, y पहले से अगर मौजूद है, x और y जो टर्म्स हैं, तो आप h, k मान लो ताकि आपको पता रहे कि वो वाला x, y और ये h, k अलग अलग है। इसको भी x, y मान लिया, वहाँ भी x, y है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। मे भी आपको ये चीज़ समझ में आई हो, अगर नहीं समझ में आई हो तो जब भी वैसा लोकस वाला क्वेश्चन आएगा और जिसमें ऐसा होगा कि x, y आ रहा है ना, कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, तो फिर हम लोकस के कोऑर्डिनेट को h, k नहीं मानेंगे, सॉरी x, y नहीं मानेंगे। वो क्वेश्चन आएगा तो हम करके दिखाएंगे कि क्या दिक्कत आती है ना, किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और h, k मानने से किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना, सब कुछ क्लियर रहेगा, राइट। यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मे भी अगर आप बुक देख रहे हो रेफरेंस में तो हमेशा जो है कोऑर्डिनेट h, k लेके चल रहा है और मैं x, y मान रहा हूँ। मे भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों है, दोनों ले सकते हैं या फिर क्या बात क्या है ना। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बशर्ते कि इक्वेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो रहा हो किसी के टर्म को लेके, है ना।
फाइन। तो मेरे लिए जब तक कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तब तक तो मैं एक्स कॉमा वाई ही लेके चलूँगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन में कहीं अगर वैसा कन्फ्यूजन आएगा तब मैं एच कॉमा के मानूंगा, पूरा सॉल्व करूँगा और लास्ट में एक्स वाई रखूँगा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी क्यू एंड आर एस बी टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर पी आर ऑफ द सर्कल रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक डायमीटर हमने बना रखा है पी आर, है ना, और पी पे एक टेंजेंट बनाया पी क्यू और आर पे एक टेंजेंट बनाया आर एस। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, है ना। तो पी को एस से जोड़ा और आर को क्यू से जोड़ा, और वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस सर्कल के सर्कमफरेंस पे लाई करता है जो कि पॉइंट एक्स है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस, है ना। हमें 2r की वैल्यू निकालनी है, मतलब p और r के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डायमीटर निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, देखो पी क्यू बाई पी आर क्या होगा, पी क्यू बाई पी आर, ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं हम, ये वाला, ये देखो ये ट्रायंगल देख रहे हैं, राइट। तो पी क्यू बाई पी आर हो जाएगा tan 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, देखो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, है ना। ये 90 माइनस अल्फ़ा कहाँ से है पहले वो भी समझ लेते हैं। देखो ये x जहाँ पे ये कट कर रहा है सर्कमफरेंस पे, और p और r तो डायमीटर है, तो ये एंगल तो 90 होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगर ये 90 होगा तो एक एंगल हमने ये सेफली अल्फ़ा मान लिया, तो ये दूसरा वाला 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये ट्रायंगल में तीनों एंगल्स आ गए। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर को, इसमें हम निकाल रहे हैं पी क्यू बाई पी आर, है ना। तो ये tan 90 माइनस अल्फ़ा आएगा, तो ये हो गया कॉट अल्फ़ा के बराबर, है ना। तो पी आर कितना हो गया, है ना। ध्यान देना कि हम लोग को पी आर लेंथ ही निकालना है एक्चुअली, है ना। तो हम पी आर को तो इंक्लूड करेंगे ही यानी हम कि कहाँ से पी आर हमको मिल रहा है। तो पी आर हो गया पी क्यू टैन, पी आर कितना हो गया पी क्यू टैन अल्फ़ा के बराबर। ठीक है ना, ओके। अब ये कैसे हुआ, देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ये देखो पी क्यू बाई पी आर हो जाएगा कॉट अल्फ़ा के बराबर, है ना। तो जब मैं पी आर को इस साइड ले जाऊँगा और कॉट अल्फ़ा को इस साइड ले जाऊँगा तो क्या होगा, पी आर इधर बच जाएगा, ये जो लिखा हुआ है, और ये कॉट अल्फ़ा जब ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो इन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉट अल्फ़ा को ये डिनोमिनेटर में भी लिख सकते थे बाई कॉट अल्फ़ा, लेकिन बाई कॉट अल्फ़ा ना लिख के हमने साथ में इसको टैन अल्फ़ा लिख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि टैन अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो टैन अल्फ़ा को उठा के दूसरे साइड ले जाओगे तो कॉट अल्फ़ा बनेगा, कॉट अल्फ़ा को दूसरे साइड उठा के ले जाओगे तो टैन अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पी आर इक्वल टू पी क्यू टैन अल्फ़ा, और ये 2r के बराबर है। हाँ बिल्कुल, पी आर अगर डायमीटर है तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि आर एस बाई पी आर कितना है। अब आर एस कहाँ है भाई, ये रहा आर एस और ये रहा पी आर, है ना। मतलब अब हम इस ट्रायंगल में निकालने की कोशिश कर रहे हैं टैन अल्फ़ा। ठीक है, तो टैन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आर एस बाई पी आर, तो आर एस बाई पी आर हो गया टैन अल्फ़ा। तो इस केस में पी आर कितना हो जाएगा, पी आर राइट साइड में ले जाओगे तो ये टैन अल्फ़ा उधर जाएगा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, आर एस कॉट अल्फ़ा, ये भी 2r के बराबर है ना। अब हमने क्या किया, इक्वेशन और इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ टैन अल्फ़ा या कॉट अल्फ़ा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, टैन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा 1 होगा, है ना। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करा हमने तो हमें इधर मिलेगा 2r इंटू 2r, और इधर मिल जाएगा पी क्यू टैन अल्फ़ा आर एस कॉट अल्फ़ा। टैन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू इंटू आर एस, और 2r हो गया रूट अंडर पी क्यू डॉट आर एस। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करने के लिए बोला था और ये हमने फाइंड कर लिया। हमने कुछ नहीं किया, दो राइट ट्रायंगल्स में टैन थीटा निकाला है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, राइट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज लेट ए बी बी ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ओके, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द सेंटर। ओके, एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। देन फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी ए बी एस पी मूव्स ऑन द सर्कल। तो इसके सेंट्रॉइड का हमको लोकस बताना है। ठीक है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया पी कोमा क्यू। ठीक है, और ए बी हमारा कॉर्ड है जो कि यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो ये जो ए बी है
यहाँ पॉइंट पी पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा होगा 45 डिग्री का, है ना, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है कोई कॉर्ड और सरकमफेरेंस पे सबटेंड करता है, तो जो सरकमफेरेंस पे सबटेंड करता है वो आधा होता है जितना एंगल वो सेंटर पे सबटेंड कर रहा होता है, तो इसलिए 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो डायग्राम तो हमने बना लिया। अच्छा, हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए इसका सेंट्रॉइड का लोकस। ठीक है, तो सेंट्रॉइड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉइंट पी तो मेरा पी कॉमा क्यू हो गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। ए हमने मान लिया आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू और आर साइन अल्फा प्लस पाई बाई टू, है ना। इसको हम बीटा भी मान सकते थे, लेकिन हमको जब पता है कि ये जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो देखो अल्फ़ा निकलेगा कैसे, अल्फ़ा या बीटा जो भी एंगल जो है किसी पॉइंट का वो कैसे निकलेगा। ये है एक्स एक्सिस, इसी से आपको एंगल देखना है ना। तो मान लिया कि ये जो रेडियस वेक्टर है जो या रेडियस है ना, वो ए को ज्वाइन कर रहा है। अब एक्स एक्सिस और ये जो रेडियस है इसके बीच का एंगल क्या है? ये मान लिया अल्फ़ा है। ठीक है, दिस इज़ अल्फ़ा, सपोज दिस इज़ अल्फ़ा, है ना। तो ये आ गया ए, लेकिन अब बी कहाँ है? बी ऐसी जगह है सच दैट कि ये जो ए बी कॉर्ड है वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो जब हम बी पे ये आपका रेडियस बनाएंगे तो ये 90 और ज़्यादा होगा क्योंकि 90 सबटेंड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस से अब ये जो बी पॉइंट है इसके लिए क्या एंगल मिलेगा? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मतलब अल्फ़ा में 90 और जोड़ देना है। ठीक है, तो इसलिए जो हमने पॉइंट बी लिखा तो इसमें जो थीटा लिखा है, एंगल लिखा है, वो अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू लिखा है ना, क्योंकि ए और बी में एंगल वाइज 90 डिग्री का डिफरेंस है, वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना, इसलिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू होता है माइनस साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू होता है कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इतने बन गए। ठीक है, तो हमें ए का कोऑर्डिनेट मिल गया अल्फ़ा के टर्म्स में और बी का भी कोऑर्डिनेट मिल गया अल्फ़ा के टर्म्स में। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमने पी कॉमा क्यू मान रखा है। ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड होगा ट्रायंगल का वो क्या होता है? देखो, अगर तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी भी ट्रायंगल के, है ना, तीनों वर्टेक्स के, तो उनके कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 3 से डिवाइड करने पे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिलता है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? हमने तीनों में जो एक्स कोऑर्डिनेट्स थे उनको जोड़ के 3 से डिवाइड किए, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया आपका सेंट्रॉइड का। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस में जो भी वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से पी आ गया इतना और क्यू आ गया इतना। बात समझ में आ रही है? अब पी और क्यू तो सर्कल पे लाई करता है। अगर पी और क्यू सर्कल पे लाई करता है तो हमें क्या करना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इसको पी कॉमा क्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे? पी और क्यू की वैल्यूज़ डाल देंगे। पी हमने ये कॉस अल्फा साइन अल्फा के टर्म्स में निकाला है और क्यू भी, तो उनको यहाँ पे रख दिया, है ना। इस इक्वेशन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, इसमें पी और क्यू की वैल्यू रखी, तो ये इतनी हो गई, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और दूसरे वाले ब्रैकेट में से भी 3 कॉमन ले लिया, तो ये 9 हो जाएगा। 9 बाहर आ गया, तो फिर हमने क्या करा? 9 से इसको डिवाइड भी कर दिया। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 9 हट जाएगा, यहाँ से 9 हट जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 9। तो आर स्क्वायर बाई 9 को हम आर बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आई? ये समझ में आ गया। और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? ये देखो क्या बच रहा है, ये बच रहा है एक्स माइनस दिस का स्क्वायर प्लस वाई माइनस दिस का स्क्वायर इक्वल्स आर बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का लिखा हुआ है? देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट आ रहा है, ये आ रहा है एक्स माइनस सी वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी टू का स्क्वायर इक्वल्स के स्क्वायर के फॉर्म का, है ना। तो ये इक्वेशन किसका है? ये तो एक सर्कल के इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है ना, तो इसका जो सेंट्रॉइड का लोकस आया है वो आया है एक सर्कल, है ना। तो ये क्या पूछ रहा था हमसे? फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एस पी मूव्स ऑन द सर्कल। तो जो हम लोकस आया वो लोकस आ गया एक सर्कल का, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द लाइन्स 2x minus 3y minus 5 equal to 0 and 3x minus 4y equal to 7 are diameters of a circle of circumference 10 pi. Find the equation of circle, है ना। देखो, अगर 2 डायमीटर है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा, तो ये दोनों लाइंस जो है वो डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे तो हमको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है,
तो देखो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, यहाँ से x निकाला, y या 5 प्लस 3y अपॉन 2। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 7, इसमें x की जगह ये वैल्यू रख दी y के टर्म्स में, इसको सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई -1, और फिर ये वाला जो हमने x निकाला है 5 प्लस 3y बाई 2, इसमें y की जगह -1 रखा तो x आ गया 1, तो सेंटर आ गया आपका 1, -1। ठीक है, ओके, सेंटर मिल गया। अब क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। अब रेडियस निकालने के लिए हमारे पास में दिया हुआ है सरकमफरेंस 10 पाई है, तो सरकमफरेंस वाला फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लेते हैं। ओके, सरकमफरेंस 10 पाई है तो 2 पाई आर हो जाएगा 10 पाई के इक्वल, और यहाँ से रेडियस हो जाएगा 5। ठीक है, तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म में, और हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया, तो इक्वेशन आ जाएगा ये x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y माइनस 23 इक्वल टू 0 के बराबर है ना। सो आसान है, वेरी इजी, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कह रहा है इफ x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2ay प्लस a प्लस 3 रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्कल विथ नॉन ज़ीरो रेडियस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, रियल सर्कल है विथ नॉन ज़ीरो रेडियस का मतलब हो गया कि इसका कुछ रेडियस आएगा, है ना, मतलब g² प्लस f² माइनस c, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतनी सी बात कह रहा है। तो हमने सेंटर निकाला सर्कल का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा x और y के कोफिशिएंट को जब हम डिवाइड कर देंगे -2 से, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 और -a के बराबर। ये हो गया -g माइनस f, सेंटर का कोऑर्डिनेट है ना। जो कांस्टेंट टर्म है वो है a प्लस 3, तो c की वैल्यू हो गई a प्लस 3। अब रेडियस कितना आएगा, √g² प्लस f² माइनस c, और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डाल दी, तो ये आ गया √a² माइनस a माइनस 2, है ना। अब क्या है कि a² माइनस a माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रियल सर्कल है विथ नॉन ज़ीरो रेडियस। तो हमने क्या करा, इसको फैक्टराइज किया, ये आ गया a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी सॉल्व कैसे होता है, ये सॉल्व होता है वेवी कर्व मेथड से, है ना। किस मेथड से, वेवी कर्व। अब ये वेवी कर्व मेथड क्या है, देखो जहाँ जहाँ पे ये फैक्टर्स 0 हो रहे हैं उनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ठीक है, तो जैसे ये जो एक्सप्रेशन है इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो 0 हो रहे हैं, कहाँ पे, एक तो हो रहा है, एक -1 होगा तब, और एक हो रहा है a2 होगा तब। तो हमने नंबर लाइन पे -1 बनाया और 2 बनाया। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड में कौन सा रहेगा, राइट साइड में कौन सा रहेगा, है ना, राइट। फिर हमने क्या करा कि जो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है उसके राइट में एक पॉइंट लिया, मान लो 5 लिया। हमने देखा कि 5 पे जो है क्या आ रहा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो जब हमने देखा 5 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको ऊपर रखा, है ना, पॉजिटिव साइड में रखा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है ना। और फिर यहाँ से जो है हम इस पॉइंट तक आएंगे और इसको क्रॉस करके नीचे जाएंगे, फिर देर से ऊपर आएंगे अगले पॉइंट पे, फिर क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, फिर और पॉइंट्स होते तो फिर नीचे आते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आते, फिर ऊपर जाते। तो ये जो सीक्वेंसिंग बनती, तो इसमें हमको पता लग जाएगा कि जहाँ पे नीचे है वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है एक्सप्रेशन का वैल्यू, और जहाँ पे ऊपर है वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना। तो जितने भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, हम उनको क्या करते जाते हैं, क्रॉस करते जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ऊपर है तो ऊपर से नीचे आ गए, फिर नीचे से ऊपर चले गए, फिर ऊपर से नीचे आ गए, फिर नीचे से ऊपर चले गए, इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ ऊपर है वहाँ वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ जहाँ नीचे हैं वहाँ वहाँ एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊपर नीचे करने वाला खेल है ये भी हम तभी कर सकते हैं जब फैक्टर्स का पावर जो है वो ऑड हो, है ना। फैक्टर्स का पावर अगर इवन हो गया तो हम बाउंस बैक कर जाएंगे उसी साइड, है ना। मान लो यहाँ पे ये होता स्क्वायर, सपोज, है ना। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ समझाने के लिए, कि मान लो ये a+1 इंटू a-2 का स्क्वायर होता, मतलब a-2 2 बार आ रहा होता, तो डायग्राम तो फिर भी यही बनता, -1 और 2, है ना। और क्या बोलते हैं कि हम एक 2 से बड़ा नंबर लेके देखते तो ये पॉजिटिव आता, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ ऊपर से कहीं से। अब जब हम 2 पे आते तो 2 से अब नीचे नहीं जाएंगे। नीचे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है। देखो, अगर ऑड पावर रहेगा तो हम क्रॉस कर जाएंगे, और इवन पावर रहेगा तो क्रॉस नहीं करेगा, हम बाउंस कर जाएंगे। ठीक है, तो बाउंस किया तो यहाँ से भी पॉजिटिव, फिर बाउंस करना पड़ा क्योंकि a-2 का यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ था, है ना। और जब आप a+1 यहाँ पे आओगे
ये -1 किसकी वजह से है, a+1 इस फैक्टर की वजह से है, बट इसका पावर तो 1 है, ऑड है, तो हम ये नीचे निकल लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये लाइन क्रॉस तब करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जब जो पावर है फैक्टर का वो क्या होगा, ऑड होगा, और हम जंप कर जाएंगे उसी साइड, वापस से चले जाएंगे उसी साइड जब इवन होगा पावर, तो है ना। तो ये है शॉर्ट में आपका वेवी कर्व मेथड। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर वो बेसिक मैथमेटिक्स वाले कहीं लेक्चर में मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो ठीक है, अब मेरे को ये वेवी कर्व बन गया, मेरे को पता लग गया कि 2 के बाद एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, -1 के पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, > 0, मतलब मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो वो 1 के पहले होनी चाहिए या 2 के बाद होनी चाहिए, राइट। तो वो होना चाहिए -∞ से -1 के बीच में या फिर 2 से इन्फिनिटी के बीच में, है ना। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका ये है आपका वेवी कर्व मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक वेवी कर्व जो है यहाँ का नहीं है, बट इत्तेफाक से क्वेश्चन अब इस तरह का आ गया इनइक्वालिटी का, तो हमको यहाँ पे ये देखना पड़ा, है ना। ये इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, कह रहा है इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b², ठीक है। देखो, अगर ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। क्या, कि x² और y² का कोफिशिएंट बराबर हो और xy वाला टर्म ना हो, मतलब xy का कोफिशिएंट 0 हो। तो a की वैल्यू 5 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि x² का कोफिशिएंट a है और y² का कोफिशिएंट 5 है, तो a और 5 बराबर होना चाहिए। xy का कोफिशिएंट है 2 - b, ये टर्म तो होना ही नहीं चाहिए इस इक्वेशन में। ये टर्म रहेगा तो ये सर्कल नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, मतलब 2 - b को 0 कर दोगे तब ये टर्म गायब हो जाएगा तुम्हारा। तो 2 - b को 0 किया तो b की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, है ना। ओके, तो a मिल गया, b मिल गया, तो a² + b² क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये हो गया 25 + 4 दैट इज़ 29 के बराबर, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने देखा कि सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखे, कॉर्ड्स के इक्वेशन देखे, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस देखा, है ना। और उसके बाद हमने उन थ्योरीज पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, 12-13 क्वेश्चंस, है ना। तो आई होप आपको ये जो बेसिक चीज़ें सर्कल के बारे में समझ में आई होंगी, है ना। और यहीं पे हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। ओके, अगले वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक्स के ऊपर में बात करेंगे सर्कल्स के। सो ये पूरा का पूरा बेसिक था, इसको आप ठीक से देखिए, समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर आगे भी यूज़ होती रहेंगी इस चैप्टर में, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।